जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज है रविवार और तारीख है 27, यानी कुल मिलाकर के दिन भर आप घर पर रहे, क्योंकि पूरे सवाई माधोपुर ज़िले में पूर्ण लॉकडाउन था आज। हालांकि जो लॉकडाउन है अगर उसको देखा जाए और उसकी गाइडलाइन को देखा जाए तो मैंने आज पूरे गंगापुर का भ्रमण किया, मोटरसाइकिल से घूमा पूरे गंगापुर में। और जो कुछ चीज़ें मुझे नज़र आई कि बिल्कुल मुख्य बाज़ारों में, मुख्य सड़कों पर और गंगापुर पूरी तरह शांत था। लोगों की हल्की फुल्की आवाजाही ज़रूर हर लॉकडाउन पर रहती है, वो हल्की फुल्की चालू रही, लेकिन गलियों में, अंदर कॉलोनियों में जो दुकानें थी वो खुली हुई थी। और एक चीज़ और मैंने नोटिस की कि आज मैं बहुत सारी ऐसी इंटरनल कॉलोनियों में जब गया और वहाँ के जो मैंने हालात देखे साफ सफाई के, नालियों के, तो बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं साहब जिनमें आज हम गए और हमने वहाँ की जब दुर्दशा देखी है कि नालियाँ, लोगों का ये कहना था कि साहब पिछले 3-3, 4-4 महीनों से उन नालियों की सफाई नहीं की गई है। यानी नालियाँ जो थी वो बिल्कुल चौक थी, बंद पड़ी थी, कचरे के ढेर लगे हुए थे। कई बार अगर इक्की दुक्की सफाई भी की है तो जो कचरा नालियों से निकाला गया था वो वैसे की वैसे ही नालियों के बाहर ही छोड़ दिया गया, उसका उठावना वहाँ से नहीं हुआ। इसके बाद में जब हम बंसल में जो हॉस्पिटल है वहाँ जब हम गए तो वहाँ भी हमने हालात देखा कि जो गौशाला है उसके सामने इतनी गंदगी है। दूसरी बात, जो मृत मवेशी हैं उनको भी वहाँ डाला जाता है, जबकि उसके जस्ट सामने ही कब्रिस्तान भी है। तो आप देखिए कि ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिली हैं साहब, जो वास्तव में नगर परिषद को या नगर परिषद के अधिकारियों को घूम करके देखनी चाहिए कि वाकई में लोग किस तरह की नरकीय ज़िंदगी जी रहे हैं गंगापुर सिटी में इन दिनों साहब। और फिर भी कोई कार्रवाई नगर परिषद के द्वारा नहीं की जा रही है कि हमें कचरा उठाना है, नालियों की सफाई करनी है। वैद कॉलोनी में आज हम गए थे, लगातार वहाँ से हमारे पास फ़ोन आ रहे थे कि साहब अमृत योजना वालों ने सड़कें तो खोद दी लेकिन वापस उसे ढका नहीं गया है। सीवरेज वालों ने कई हॉल ऐसे हैं जिनको खुला छोड़ दिया है, तो उन लोगों ने आज पैसे दे करके और किसी कर्मचारी से वहाँ की सफाई करवाई है। तो बहुत सारे ऐसे इशू हैं साहब जिनको आज मैंने पूरे शहर में घूम करके देखा अपनी नज़रों से, और यही तथ्य सामने निकल करके आया कि साहब वाकई में नगर परिषद के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है और किसी भी प्रकार का सफाई के मामले में तो कम से कम कोई काम गंगापुर सिटी में इन दिनों नहीं हो रहा है। चलिए, तो ये है। और अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। तो सबसे पहले मैं पूर्व विदेश मंत्री और भाजपा के संस्थापक सदस्य जसवंत सिंह जी का आज निधन हो गया। उन्हें अपनी ओर से और पूरे जी न्यूज़ पोर्टल की ओर से श्रद्धांजलि देता हूँ। और जसवंत सिंह की अगर बात की जाए तो ये ऐसे व्यक्ति थे जिनकी पर्सनैलिटी, जिनके व्यक्तित्व ने यकीनन हमें बहुत प्रभावित किया और बहुत बड़ा योगदान था। केंद्र में जब मंत्री रहे, विदेश मंत्री जब रहे, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिनको उन्होंने सुलझाने में बहुत हिंदुस्तान की मदद की और बड़े सम्मान के साथ उनका नाम हमेशा लिया जाएगा और उन्हें उनके योगदान के लिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी में और देश में याद रखा जाएगा। तो उनको हम भी बहुत श्रद्धांजलि देते हैं। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ कि साहब सवाई माधोपुर ज़िले में क्या कुछ खबरें हैं आज की। तो कल एक खबर जो मैंने आपको दिखाई थी उसी के आगे की अब स्टोरी मैं आज आपको बता रहा हूँ कि भाजपा महिला मोर्चा की जो जिला अध्यक्ष है सुनीता वर्मा जी, उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई थी नाबालिग से दुष्कर्म के मामले को लेकर के। आज उनको गंगापुर सिटी अदालत में पेश किया गया और यहाँ अदालत में पेश करने के बाद में उनको 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। उनका जो सहयोगी था हीरालाल, उसको भी पेश किया गया और यहाँ कोर्ट में अनीता चौधरी जी ने उस मामले की सुनवाई की और उनको 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। बहुतों ने हमसे सवाल पूछा कि साहब उनको यहाँ पेश क्यों किया गया और वो भी आज छुट्टी के दिन। तो दरअसल 2 दिन के लिए अतिरिक्त प्रभार यहाँ के जो कोर्ट है उनको दिया गया है। तो आज उसकी अंतिम वो थी और इसलिए यहाँ सुनवाई की गई थी और यहाँ वो पेश हुई थी और उसके बाद में उनको 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस अब इसमें अनुसंधान करेगी, जांच मालूम करेगी और क्या कुछ तथ्य निकल करके आते हैं ये देखना ज़रूर पड़ेगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शाम को होते होते सड़क दुर्घटना की एक सूचना हमारे पास में आई साहब कि मामले के अनुसार सलेमपुर का रहने वाला दिलखुश गुजर अपनी पत्नी को सवाई माधोपुर यानी ससुराल छोड़ करके जब वापस आ रहा था तो बाटौदा के पास एक बोलेरो ने उसे टक्कर मार दी और लोगों द्वारा उसे राजकीय अस्पताल लाया गया गंगापुर सिटी, जहां से गंभीर हालत होने पर उसे जयपुर रेफर कर दिया गया। तो ये एक दुखद दुर्घटना ज़रूर हुई थी शाम होते होते, वरना क्राइम की आज कोई रिपोर्ट गंगापुर सिटी से या उसके आसपास से नहीं आई थी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
भाजपा के प्रदेश मंत्री जितेंद्र गोठवाल जी आज गंगापुर भाजपा शहर मंडल द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया और इसको लाइव भी दिखाया गया था पदम जी के द्वारा। पदम जी के द्वारा लाइव जब दिखाया गया तो बहुत सारे मुद्दों पर बात हुई और बहुत सारे मुद्दों को पूछा उनसे गया, चाहे वो पाचना का मामला हो, चाहे शहर के विकास की बातें हो, अमृत योजना हो, सीवरेज का मैटर हो, और बहुत सारे विषयों को लेकर के उनसे पूछा गया। आज अभी वो 3 दिन के अपने जो भरतपुर संभाग के 3-4 ज़िले हैं उनके दौरों पर वो रहेंगे। करौली है, धौलपुर है, सवाई माधोपुर है, गंगापुर सिटी भी आज आए और उनका भव्य स्वागत किया गया। अब पंचायत समिति के चुनावों को लेकर के हम बात करते हैं कि पंचायत समिति के चुनावों को लेकर के अपडेट है कि कल प्रथम चरण के चुनाव होने वाले हैं बावनवास की 38 ग्राम पंचायतों में। बावनवास की इन 38 ग्राम पंचायतों में चुनावों को लेकर के प्रशासन पूरी तरह से चाक चौबंद है, पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और अतिरिक्त पुलिस जाब्ता लगा दिया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु शर्मा जी वहाँ पूरी मामले की देखभाल कर रहे हैं, देखरेख कर रहे हैं और किस तरह शांतिपूर्ण तरीके से ये चुनाव संपन्न करवाए जाएं इस पर उनका फोकस है। पूरा प्रशासनिक अमला वहीं लगा हुआ है और कल सुबह 7 बजे से वोटिंग स्टार्ट हो जाएगी। कुल मिलाकर के है कि गाँवों की सरकार चुनी जाएगी पंचायत समिति बावनवास में। अब आगे देखते हैं कि क्या कुछ होने वाला है। अच्छा, पंचायत समिति बावनवास से कुछ तथ्य हमारे सामने निकल कर के आए, बड़े अजीबोगरीब चुनावों की बातें भी, स्टोरियां जो हैं वो भी हमारे सामने निकल कर के आई। सुंदरी ग्राम पंचायत में बड़ा रोचक मुकाबला होने वाला है। सास और बहू सुंदरी ग्राम पंचायत में आमने सामने हैं, सरपंची पद की दावेदार हैं और चुनाव लड़ रही है और वहाँ की जो जनता है उसके सामने बड़ी विषम परिस्थिति हो गई साहब कि अब वोट दें तो किसको दें, तो वो देखना होगा और उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। इसके अलावा दूसरे चरण के जो चुनाव होंगे 3 तारीख को टोडा भीम पंचायत समिति से हमारे सामने एक चीज़ निकल करके आई है कि टोडा भीम पंचायत समिति में एक ग्राम पंचायत ऐसी है जहां 25 साल बाद चुनाव होने वाले हैं। उसका रहस्य क्या है, उसका राज क्या है, वो ज़रूर मैं आपको बताऊंगा, उसका खुलासा ज़रूर करूंगा। मगर बहुत सारी इंटरेस्टिंग जो चीज़ें हैं ना चुनावों में वो देखने को मिलेगी साहब आपको। कल हमारी निगाह ज़रूर बनी रहेगी बावनवास पंचायत समिति पर और जो 38 ग्राम पंचायत है जिनमें चुनाव होने वाले हैं उस पर कि किस तरह शांतिपूर्ण तरीके से मतदान होता है। और हाँ, मेडिकल एडवाइजरी जो है कोरोना के चलते उसका भी पालन कहीं ना कहीं किया जाएगा। प्रशासन इस मामले को लेकर के बहुत सख्त है कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न तो हों, लेकिन साथ के साथ जो मेडिकल एडवाइजरी है उसका पालन लोग करें, तो इसका भी विशेष ख्याल रखा जाएगा और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो जाए, इसको लेकर के प्रशासन पूरी तरह चाक चौबंद है। जो लोग कल अपने मत का इस्तेमाल करने वाले हैं उनसे भी हमारी अपील है कि सोच समझ के और जातिवाद के नाम पर या किसी और चीज़ के नाम पर वोट ना करके और अपने गांव के विकास को ध्यान में रखते हुए योग्य व्यक्ति का आप चयन करेंगे तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र जीवित रहेगा और लोकतंत्र की खूबसूरती बनी रहेगी। कल सीएम ने सर्वदलीय बैठक ली थी साहब और सभी दलों की बैठक बुलाई थी कोरोना की अपडेट को लेकर के, कोरोना के मामलों को लेकर के, और 2 तथ्य निकल कर के सामने आए साहब। पहला तथ्य तो ये था कि गृह मंत्री जो पूर्व गृह मंत्री थे गुलाब चंद कटारिया, उन्होंने और भाजपा के जो जिला प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया जी, उन्होंने सुझाव दिया है कि कोरोना में अब लॉकडाउन सप्ताह में 2 दिन किया जाना अनिवार्य है, यानी प्रदेश में 2 दिन का लॉकडाउन होना चाहिए, ये उन्होंने सुझाव दिया है। शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रखा जाए पूरे प्रदेश में, एक तो ये, और दूसरा एक कैंपेनिंग और अब शुरू होने वाली है और लगातार हो भी रही है कि अगर आपने मार्क्स नहीं लगा रखा है तो आपको कहीं भी प्रवेश नहीं दिया जाए, यानी नो मार्क्स और नो एंट्री। तो ये 2 नई चीज़ें निकल करके ज़रूर सामने आई हैं। बाकी इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं थी, सब कुछ ऑल इज़ वेल है, क्राइम की कोई रिपोर्ट नहीं है। बारिश की भी आज कोई खबर नहीं थी, कल ज़रूर बारिश हुई थी लेकिन गंगापुर सिटी महरूम रहा था। आज है रविवार और रविवार को आप पूरा दिन अपने घर पे गुजारते हैं, हंसी खुशी के पल अपने परिवार के साथ गुजारते हैं और हम भी ये चाहते हैं कि आपका जो रविवार है, वीकेंड है, उसको हम खुशनुमा बनाएं, शानदार सा बनाएं, आपके चेहरे खिलें और कुछ नई चीज़ें आपको मिले। और इसी काम को करने के लिए आज मैं आपके साथ लेकर के आया हूँ आपके सामने एक ऐसे कवि को जो ना सिर्फ आपको गुदगुदाएंगे बल्कि बहुत रोचक कविताएं आपको सुनाएंगे। और दूसरी बात यह है कि देखिए, करोड़ों की भीड़ में एक चेहरा ऐसा होता है जो अपनी पहचान खुद बनाता है और मैं उनको अब आमंत्रित करना चाहूँगा। आज मेरे साथ हैं विशंबर पांडे जी, कवि महोदय,
मैं चाहूँगा कि बिशंबर जी मुझे ज्वाइन करें और बहुत सारी कविताएं आज हम उनसे सुनने वाले हैं। अगर बिशंबर जी की बात की जाए कि उनका परिचय अगर मैं आपको दूं तो साहित्यिक नाम है व्यग्र पांडे। बहुत सारी जो उनकी प्रतियां छपी हैं, साहित्य जो छपा है, उनमें आपने देखा होगा उनका जो नाम है वो व्यग्र पांडे के नाम से आता है। अगर उन्होंने उनकी रचनाओं की विधाओं की बात की जाए तो कविता, गीत, गज़ल और लघु कथाएँ बहुत सारी उन्होंने लिखी हैं। प्रकाशित पुस्तकें अब तक 3 जो पुस्तकें हैं वो उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। एक तो है कौन कहता है, ये काव्य संग्रह है। दूसरी पांडे जी कहिन, ये भी काव्य संग्रह है। और मौन क्यों हो, ये 3 जो उनकी रचनाएं हैं ये प्रकाशित हो चुकी हैं। इसके अलावा बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं में आपने उनकी रचनाओं को ज़रूर पढ़ा होगा। रासन पत्रिका, दैनिक भास्कर, दैनिक नवज्योति, पंजाब केसरी, इन सब में। अगर पुरस्कारों की बात की जाए साहब तो साहित्य में जो सृजन, जो संकलन उन्होंने किया है उसको लेकर के बहुत सारे पुरस्कारों से उनको नवाजा जा चुका है। इनमें 2018 में श्रेष्ठ कविता पाठ सम्मान शोध संवाद रिसर्च नई दिल्ली के द्वारा उनको सम्मानित किया गया। 2019 में श्रेष्ठ रचनाकार सम्मान देवभूमि उत्तरांचल के द्वारा उनको दिया गया। 2019 में ही कमलेश्वर साहित्य सम्मान युवा जागृति मंच मैनपुरी उत्तर प्रदेश के द्वारा उनको दिया गया। और 2020 में जब कोरोना काल चल रहा था और लोगों ने एक अलग दुनिया देखी, उस समय उनको कोरोना योद्धा रत्न सम्मान के नाम से सम्मानित किया गया भारतीय लघु कथा विकास मंच पानीपत के द्वारा। तो जितना उनके बारे में कहा जाए, जितना उनका परिचय दिया जाए, वो शायद शब्दों में समाना आसान नहीं है। तो कवि महोदय आपका बहुत बहुत सम्मान है सबसे पहले तो जी न्यूज़ पोर्टल पर। और मैं ये जानना चाहूँगा जी न्यूज़ पोर्टल आप देखते हैं या नहीं देखते, हमारी खबरों को कितना महत्व देते हैं और क्या कहना चाहेंगे? मैं पोर्टल के लिए साधुवाद दूंगा और साथ ही आपको भी, जो एक ऊर्जावान हमारे गंगापुर सिटी को जो रिपोर्टर मिले हैं, मैं उनके लिए बार बार साधुवाद जो है देना चाहूँगा। और मैं सतत देखता हूँ इस न्यूज़ को और आपकी जो द्वारा जो लगाई गई न्यूज़ों को मैं सतत देखता हूँ और मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, काव्य रचना करना, कभी कहते हैं ना कि कलाकार जो होते हैं ना साहब, वो बनाए नहीं जा सकते, वो पैदा होते हैं कहीं ना कहीं। ईश्वर उनमें एक टैलेंट, एक विधा देता है और फिर केवल ट्रेनिंग के माध्यम से या प्रशिक्षण के माध्यम से तो शायद हम सिर्फ उनको पॉलिश करते हैं। लेकिन ये जो काव्य लिखने का जो मामला है, ये कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि मुझे इसे और जाना चाहिए और मैं लिखूँगा, मैं रचनाएँ करूँगा? ये बहुत पुरानी बात है। जब मैं शिक्षण कर रहा था कॉलेज में, तो वहाँ मेरे एक साथी लिखा करते थे। तो जब उन्होंने, उस समय हमारे गुरुजी हुआ करते थे जीवन सिंह मानवीय, प्रोफेसर जीवन सिंह मानवीय, तो वो हिंदी के बहुत अच्छे व्यक्तित्व थे। तो उन्होंने उनको जब दिखाई तो मेरे मन में भी आई कि जब मेरा साथी लिख सकता है तो क्यों नहीं मैं भी लिखूं। और वहाँ से मैं प्रेरित होकर के, और आज मैं इस मंच के माध्यम से कहूँगा कि लगभग मेरी 1000 स्वरचित रचनाएँ हैं। और जैसा आपने परिचय में दिया ही कि 3 काव्य संग्रह प्रकाशित भी हो चुके हैं और वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली। अच्छा बिशंबर जी, व्यग्र अपने नाम के साथ में एक चीज़ लगाना, व्यग्र, ये शब्द कहाँ से आया, क्यों निकला ये? वैसे अगर व्यग्र शब्द की शाब्दिक व्याख्या करें तो इसका अर्थ होता है चिंतन जी, या किसी भी विषय पर चिंता करना। लेकिन अगर मैं साहित्य जगत में जाऊं और जहां से मुझे प्रेरणा इस शब्द के प्रति मिली, तो साहित्य के एक पुरोधा साहित्यकार हुए पांडे वेचन शर्मा उग्र। बिल्कुल। तो पांडे भी मेरे साथ लगा हुआ है और नाम तो है ही जैसा है विशंबर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना विशंबर पांडे व्यग्र लगा लूं। और पिछले दिनों एक मेरे साथी, उन्होंने कहा कि ये नाम बहुत बड़ा हो जाता है, क्यों ना आप व्यग्र पांडे लगा लें। तो मैंने ये व्यग्र पांडे अपने साहित्य जगत में इस प्रकार अपना नाम चयनित किया और तब से ये व्यग्र पांडे नाम आपके समक्ष है। अच्छा, नौकरी पेशा हैं आप, बिल्कुल शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, टाइम मिलता है इतना कि अपनी कविताओं को लिखने के लिए और एक उसमें कॉम्बिनेशन बनाने के लिए? जैसा मेरा मानना है, आम व्यक्ति तो सोचते होंगे कि बैठते होंगे और कविता बनाते होंगे तब जाके बनती है, लेकिन ये एक ईश्वरीय वो है विधा, ईश्वरीय कृपा है कि ये कब उपज जाए आपके मन में और कब ये निकल जाए।
तो इसके लिए कोई समय नहीं होता। आपको मैं मेरा अनुभव बताऊं कि अगर मैं लिखने को बैठूं तो शायद नहीं लिख पाऊं, और तब लिखनी होती है ना तो माँ सरस्वती की कृपा से पता नहीं कब चलते चलते ही और रुबाई बन जाती है, कविताएं बन जाती है और दोहे बन जाते हैं। उनकी अवधारणा दिमाग में व्यक्त हो जाती है, आ जाती है, अंकित हो जाती है और फिर उनको कागज़ पर अंकित कर लेता हूँ। ये मेरा अपना एक अनुभव है। अच्छा, चलिए आज की जो महफ़िल है इसकी शुरुआत किसी एक रोमांचित कविता के साथ में हम करें। एक शानदार सी हमारे दर्शकों को आप रोमांचित करने वाली एक कविता अगर सुनाएं तो कहते हैं ना कि जान आ जाएगी महफ़िल में। अच्छा जी, तो मैं अपनी कविता को आरंभ करूं और भारद्वाज जी की आदेश की पालना करूं? नहीं, आदेश नहीं सर, ये हमारी दरख्वास्त है, गुजारिश है आपसे। ये तो इस समय मैं एक गीत आपके समक्ष पेश कर रहा हूं और उस गीत को आप वो इशारा कर रहे हैं कि हट जाओ और फिर भी उसके बाद यहाँ खड़े हो यार आप लोग। एक गीत आपके समक्ष मैं हमारे गंगापुर, हमारी जो जन्मभूमि है, बिल्कुल यहाँ के सभी हमारे भाइयों को प्रणाम करते हुए और आपकी आज्ञा का पालन करते हुए मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम तो आपसे सीखते हैं सर। मैं एक गीत आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ जी। गीत श्रृंगार रस से है। बिल्कुल। अगर तुम साथ दो तो हम बात कुछ कह दें। अगर तुम साथ दो तो हम बात कुछ कह दें। बिल्कुल। अगर तुम साथ दो तो हम बात कुछ कह दें। कदम दर कदम चलो तो राह कुछ कह दें। हमारे दिन हमारी रात और संग दिल इच्छाएं बसा दे प्रेम की नगरी तो बात कुछ कह दे। अगर तुम साथ दो तो हम बात कुछ कह दें। रहोगे तुम हमसे दूर। यहाँ क्या कहना चाहता है कवि कि रहोगे तुम हमसे दूर जो भरपूर मद में, मद मानी घमंड, बिल्कुल, तो पछताओगे एक दिन ये बात हम कह दे। अगर तुम साथ दो तो हम बात कुछ कह दे। और अगला छंद, तेरी खूबसूरती बैठी है मन में मूर्ति बन के। तेरी खूबसूरती बैठी है मन में मूर्ति बन के। मेरे आराध्य, मैंने आराध्य माना है अपने प्रेमी को, मेरे आराध्य तुम कह दो तो आरती कह दे। मेरे आराध्य तुम कह दो तो हम आरती कह दें। अगर तुम साथ दो तो हम बात कुछ कह दें। और अंतिम कि कलम मेरी लिखे तेरी, कलम मेरी लिखे तेरी कहानी और कविताएं। कलम मेरी कहे तेरी कहानी और कविताएं। कलम मेरी लिखे तेरी कहानी और कविताएं। ये बेपरवाह
ये बेपरवाह हुई मुझसी, जब चाहे कुछ कह दे, अगर तुम साथ दो तो हम बात कुछ कह दे। इस प्रकार का मतलब ये मोहब्बत के एक एहसासों की कविता थी, और इसमें मुझे वो कुमार विश्वास की कविता याद आती है कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। बहुत सुंदर। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आँखों में आंसू है, जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। तो कुल मिलाकर के ये है कि ये मोहब्बत के एहसासों की कहानी है साहब, और ये फील करनी पड़ती है, ये महसूस करनी पड़ती है। और नायिका के उसी जुदाई को भी बिशंबर साहब ने दिखाया है, उनके श्रृंगार को भी दिखाया है, उसका जो रूठना और मनाना है वो भी कहीं ना कहीं इस कविता के माध्यम से एक कवि ने लिखा, दिमाग में आया और वो शब्द बन करके उकर गया उस पर। अच्छा बिशंबर सर, कभी ऐसा हुआ है कि नौकरी के दौरान कुछ ऐसा देखा, कुछ ऐसा घटा और फिर लगा कि हाँ यहाँ से मेरी कविता बनी? होता है ये कलाकारों के साथ? बिल्कुल, कि वो कहता है ना कि मैंने तुम्हें देखा और मेरी कविता बन गई। मैं एक दो पंक्तियाँ कहूँगा, मेरी स्वरचित पंक्तियाँ हैं, और फिर मैं एक कविता और आपके समक्ष कहूँगा कि मंजिल भी कई बार, मंजिल भी कई बार बहुत सताती है, होती है पास पर दूर नज़र आती है, होती है पास पर दूर नज़र आती है। हमारा लक्ष्य हमारे करीब होता है लेकिन हमें दूर नज़र आता है, लेकिन हम जब सक्रिय हो जाते हैं, क्रियाशील हो जाते हैं, तो वो ही दूरियां हमको नज़दीकियों में दिखने लगती है। अब मैं एक रचना और, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब मैं एक रचना आपको गद्य में सुना रहा हूँ, और उसके मायने हैं, एक बचपन की याद है जिसको मैंने अपनी इन शब्दों में उकेरा है, और देखिए कैसी बनी। आप और दर्शक चाहेंगे और बताएंगे। बिल्कुल, हमारे जितने भी श्रोता हैं, दर्शक हैं, वो बहुत रोमांचित होकर के सुन रहे हैं चीज़ों को। इस कविता को मैंने देहाती भाषा में, जिसको कि क्षेत्रीय भाषा कहें हम, हाँ, और उसमें लिखा है। और देखिए कि बचपन रा माए सुबेरी चाय रो स्वाद, हो तो अदरक सो चटपटो। वेरी गुड। जब माँ कहती ओ छोरा, जग जा सोतो ही रहेगो का, या रखो गिलास पी लीजो। ठीक है। खूब हुयो कुंभकर्ण या हमारा घर में, खूब हुयो कुंभकर्ण या हमारा घर में, कुछ अटपटी कुछ चटपटी, खरी खरी सुनाती और चली जाती। सुबह का मंजर है ये, बिल्कुल सुबह का मंजर है कि कुछ अटपटी कुछ चटपटी, खरी खरी सुनाती, चली जाती और लग जाती अपना काम में। मैं जगतो और एक सबड़ का मैं पी जाता पूरा गिलास, क्योंकि वो ठंडी हो चुकी। बिल्कुल बिल्कुल, कि मैं जगतो और एक सबड़ का मैं पी जाता पूरा गिलास, और खड़ो हो जाता भूत सो, और खड़ा हो जाता भूत सो, पर अब बचपन और माँ दोनों ही छोड़ गया साथ। पर अब बचपन और माँ दोनों ही छोड़ गया साथ, वो झिड़की मिली चाय रो अमृत सो स्वाद। बिल्कुल, वो खो गया कहीं। वो झिड़की मिली चाय रो अमृत सो स्वाद, मोकू आज भी याद है। सुबह तो अब भी होसी, चाय अब भी बनसी, पर अब मोकू जगानी पड़े घरवाड़ी। बिल्कुल, पर मोकू अब जगानी पड़े घरवाड़ी, नखराड़ी अरे भगवान जग जा, अरे भगवान जग जा, सूरज माथे आयो, काई आज चाय कोणी बनावा को इरादो, काई चाय आज कोणी बनावा को इरादो। वो झल्लाती झल्लाती उठती चाय बनाती, टी टेबिल माया रख जाती। मैं चाय पीतो पीतो सोचतो, मैं चाय पीतो पीतो सोचतो, रोज ढूंढतो बस्वाद। सही बात है, रोज ढूंढतो बस्वाद, जो 4 कप पानी और 1 कप दूध, ध्यान चाहूँगा वो ज़माना,
कि जो 4 कप पानी और 1 कप दूध वाली चाय में आ तो बचपन रामाया, बचपन रामाया। एक ये स्मृति को मैंने कविता में व्यक्त किया। बिल्कुल, और ये लगभग सभी के बचपन में जो ग्रामीण क्षेत्र में जिए होंगे, जिन्होंने अपना बचपन जिया है, उनके साथ लगभग यही वाकया गुजरा होगा। और विशंबर जी देखिए, कोरोना के काल में तो कहीं ना कहीं हमने अपना बचपन जिया है। देखिए जब रामायण शुरू हो गई है ना, और वो 2 महीने हम जब बच्चों के साथ रहे, अपनी फैमिली के साथ रहे, क्योंकि ज़िंदगी इतनी भागदौड़ भरी और जद्दोजहद वाली हो गई साहब कि हम उनके लिए वक्त नहीं निकाल पाए। और उस समय वो चीज़ें याद आती हैं कि किसी शायर ने बड़ा खूब कहा है कि मैं कपड़े बदल कर जाऊँ कहाँ और बाल बनाऊँ किसके लिए, वो शख्स तो शहर ही छोड़ गया, अब बाहर जाऊँ किसके लिए। कुल मिलाकर के ये है साहब कि ये वो चीज़ें हैं जो कहीं खो गई और आज ढूंढते हैं हम उसे, है ना। जगजीत सिंह साहब की वो गज़ल है कि ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। क्योंकि अब बच्चों की कश्तियाँ जो है ना, अब वो बच्चे मोबाइल में खो गए साहब, उन्होंने वो बचपन खो दिया। और साहित्य में वो रचनाएं जो थी, जो लिखा करते थे, आप देखिए रामधारी सिंह दिनकर है, सुभद्रा कुमारी चौहान हैं, उनकी जो कविताएं हैं, मुझे याद है जब हम पढ़ा करते थे और बचपन में, तो कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतनी तालन, है ना, निर्भय खेल कूदना का, मतलब कितनी बढ़िया चीज़ें लिखती थी। चलिए अब आप हमको कौन सी अपनी बढ़िया रचना सुनाना चाह रहे हैं? कागज वो पानी जो वाली बात जी कही, जी तो जी मैं बिल्कुल। पिछले दिनों, अब वैसे तो अपने हिंदुस्तान में बारिश खूब हुई है कई प्रांतों में, बिल्कुल। लेकिन एक अपना क्षेत्र ऐसा है कि जहाँ बारिश की कमी रही, तो इससे प्रेरित होकर के गीत लिखा मैंने। बिल्कुल। और मैं उस गीत को भी आपके समक्ष कहना सर। चाहूँगा। बरसो बरसो मेघा बरसो, या मेघ से गुहार की है, प्रार्थना की है कि बरसो बरसो मेघा बरसो, हो गए बरसों बिन बरसे। शब्दों का चमत्कार देखिए कि बरसो बरसो मेघा बरसो, हो गए बरसों बिन बरसे। तपती धरती आहें भरती, हर पल बूंदों को तरसे। बरसो बरसो मेघा बरसो। अब देखिए कि नग्न गिरी, एक एक शब्द हो सकते हैं कि थोड़े से क्लिष्ट हो, लेकिन क्या भाव है कवि के, मैं ध्यान चाहूँगा कि नग्न गिरी बीमारो है नदियाँ, कूपू पियासे आजा छलिया। नग्न गिरी बीमारो है नदियाँ, कूपू पियासे आजा छलिया। झरने मूक सिसकियाँ भरते, हाँ, खामोश है, हाँ खामोश है। बिल्कुल। झरने मूक सिसकियाँ भरते, भर दे अब प्रकृति की डलियाँ। कर ले नेक काम निज कर से, बदल से कह रहा हूँ, बिल्कुल। एक नेक काम तो कर ले कि कर ले नेक काम निज कर से। बरसो बरसो मेघा बरसो, हो गए बरसों बिन बरसे। यहाँ इस प्रकार कुल मिलाकर के शब्दों का खेल है साहब। हाँ, आगे देखिए। अब आप आओ तो कैसे आओ कि मेघो घटाओं को संग लाना, और चपल बिजली चमकाना। करना तरब तर सृष्टि को, पानी से सरोवार कर देना कि करना तरब तर सृष्टि को। वृष्टि तू ऐसी बरसाना, वृष्टि तू ऐसी बरसाना, जिससे जन जन का मन हर से। बरसो बरसो मेघा बरसो, बरसों हो गई बिन बरसे। और अंत में इस गीत की, क्योंकि सावन में लिखा था ये, बिल्कुल, तो सावन की स्थिति लिखने की कोशिश की कि ऋतु चला सावन मन भावन,
बीत चुका है, जा रहा है और तुम आए ही नहीं। अरे तुम्हारे बिना कैसा सावन कि रीतो चला सावन मन भावन, तुम ना बरसे मेरे आंगन, मैं बिरोहन बाट जो हती, संगत तो हरी बिगड़े साजन। तेरी संगत से नहीं आए, जब तू नहीं आया तब वो भी नहीं आए। ये भाव है कवि के कि रीतो चला सावन मन भावन, तुम ना बरसे मेरे आंगन, मैं बिरोहन बाट जो हती, संगत तो हरी बिगड़े साजन। मनवा कब से मोरा तरसे, बरसो बरसो मेघा बरसो, हो गए बरसों बिन बरसे। ये गीत था। कुल मिलाकर के ये एक कवि के हृदय की पुकार थी साहब। और बिल्कुल बारिश से तो इन दिनों महरूम है गंगापुर सिटी, चाहे आसपास कितने ही बरस लें, पर यहाँ तो कम से कम कवि बिशंबर दयाल पांडे ये अरदास ज़रूर कर रहे हैं कि अब तो बरसो, और बहुत महरूम रहे हैं लोग। कुल मिलाकर के ये है साहब कि एक कवि अपने मन की भावनाओं को शब्दों के माध्यम से जब उकेरता है और वो सदाएं एक दिल से दूसरे दिल तक पहुंचती हैं, तो लगता है कि कवि की जो कविताएं हैं वो मुकम्मल हो गई, वो उसका जो उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं पूरा हो गया। जो लोग काव्य पाठ की ओर जाना चाह रहे हैं, जो इस साहित्य के क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे सर आप? मेरा तो ये मानना है कि अधिक पढ़ो और कम लिखो। यानी आप पढ़िए, जितना बड़े साहित्यकारों को, हमारे पुरातन साहित्यकारों को हम पढ़ें, हमें भी ऊर्जा वहीं से मिलती है और हमें पढ़ना चाहिए। और पढ़ करके हम, यानी ये देखिए कि आप अगर आप 100% पढ़ते हैं तो 25% लिखिए। बिल्कुल, मतलब कम लिखो और ज़्यादा पढ़ो। दूसरा, आज की संतति में अगर देखा जाए तो साहित्य के प्रति जो है ना रुचि कम है। गंगापुर में कुछ ऊर्जावान कुछ नए लड़के आ रहे हैं। बिल्कुल सर, बहुत सारे ऐसे हैं बिशंबर जी जो अब कर रहे हैं, इस क्षेत्र में आगे आ रहे हैं और वो इस परंपरा का निर्वहन करेंगे। मैं तो जैसा भी हूँ, लेकिन साहित्य जगत को सेवाएं देने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, ये इतना आसान भी नहीं है साहब, डूबना पड़ेगा आपको और शब्दों के साथ खेलना पड़ेगा। दूसरी बात कि कविताएं हो, शेर शायरी हो या गज़ल हो, ये इतनी आसान नहीं है। इसको लिखने के लिए खुद को खपाना पड़ेगा, आपको खुद को जलाना पड़ेगा, तब जा कर के आप उन चीज़ों को, उस साहित्य को लिख पाएंगे। और क्या खूब वो गाना है कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी ज़बानी है। और मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ नगमे गा कर चले गए। तो वही बात है साहब कि ये साहित्य की जो यात्रा है, जो सफ़र है, वो यूं ही चलता रहेगा। और उम्मीद करते हैं कि बिशंबर सर और बहुत कुछ आप लिखते रहेंगे, अच्छे साहित्य की अच्छी जो कविताएं आप लिखते रहेंगे, और कहीं ना कहीं गंगापुर का नाम रोशन आप इसी तरह करते रहेंगे। आप हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं सर। और मैं अलग से भी आपका कोई दिन इंटरव्यू ज़रूर लूँगा, अगर आप वक्त देंगे तो मैं ज़रूर आपका इंटरव्यू लूँगा। और बहुत सारी आपकी कविताएँ सुनने हैं हमको भी, और दर्शकों की भी बहुत मांग थी कि साहब बिशंबर जी को आप ज़रूर बुलवाएं अपने प्रोग्राम में, प्राइम टाइम शो में। तो पिछली बार हमने गोपीनाथ जी का एक बार दिखाया था, और कुछ ऐसे गिने चुने हस्ताक्षर हैं साहित्य के जिन्होंने गंगापुर को एक नई पहचान दी है साहब, और उन्हीं में से एक है बिशंबर जी। और बिशंबर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना टाइम दिया और जी न्यूज़ पोर्टल से आप जुड़े। क्या कहना चाहेंगे जाते जाते मैं जी न्यूज़ पोर्टल व हमारे भारद्वाज जी को और उनकी टीम को साधुवाद देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा। और आप उत्तरोत्तर बढ़ें, ये शुभकामनाओं के साथ मैं आज की इस यात्रा को विराम देता हूँ। धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद बिशंबर जी। और ये थे हमारे साथ में कवि बिशंबर पांडे जी। और बहुत, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप लोगों को मज़ा बहुत आया होगा, क्योंकि मैंने जब कविताएं सुनी हैं तो मेरे अंदर का भी जो मैं लिखता नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि हाँ, एक जो कला है, एक जो कलाकार है वो मेरे अंदर है और वो जागृत हो गई। और बहुत अच्छी कविताएं हैं, स्पेशली जो रोमांचित करने वाली थी और मेघा वाली थी। दूसरी बात, एक बचपन का अनुभव था, वो सारी कविताएं आपने सुनी। और इसी तरह नए लोगों से आपकी मुलाकात हम ज़रूर करवाते रहेंगे। कल चुनाव हैं बावनवास ग्राम पंचायत में, पंचायत समिति में, उन पर हमारी नज़रें बनी रहेंगी। आप सभी जी न्यूज़ पोर्टल को लगातार देखते रहें, हर खबर को शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, और इसी तरह पल पल की अपडेट जी न्यूज़ पोर्टल आपको देता रहेगा। प्राइम टाइम शो था और रविवार है, एंजॉय आप लोगों ने ज़रूर किया होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।